जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। सौरमंडल में क्या क्या चीज़ें हैं उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड। आकाशीय पिंड को खगोलीय पिंड भी कहा जाता है। तो आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, क्या चीज़ है? देखिए, जब आप पृथ्वी से आकाश में देखते हैं तो आकाश में कुछ आकृतियाँ दिखाई देती हैं, जिस आकृति को खगोलीय पिंड कहते हैं। उस आकृति में क्या क्या दिखाई देता है? जैसे सूर्य, चंद्रमा और तारे। दिन में देखेंगे सूर्य दिखाई देता है और रात में देखेंगे तो तारे और चंद्रमा दिखाई देते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा, तारे ये सभी क्या है? खगोलीय पिंड हैं। ठीक है, खगोलीय पिंड समझ में आ गया। इसके बाद क्या है? सौरमंडल, जिसे सोलर सिस्टम कहते हैं। वर्णमाला, जैसे दोस्तों सौरमंडल क्या है? सौरमंडल को समझने से पहले आप इसको समझिए कि वर्णमाला, जैसे आप अंग्रेजी जब पढ़ते हैं तो आप कहते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? देखिए, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी ए से लेकर जेड तक जितने भी वर्ण हैं उन सभी को जब मिला दिया गया, जितने भी लेटर हैं उन सभी को मिला दिया गया तो एक क्या बन गया? एक वर्णमाला बन गया। ठीक है, तो वही होता है वर्णमाला, यानी अल्फ़ाबेट जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक, उसी प्रकार सौरमंडल। सौरमंडल क्या है? सौरमंडल में भी कुछ इसके, जैसे सूर्य है इसमें और 8 ग्रह है और इन ग्रहों के उपग्रह हैं, कुछ अन्य खगोलीय पिंड है जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, उल्का पिंड, ये सभी मिलाकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सौरमंडल में क्या क्या होते हैं? सूर्य होता है, 8 ग्रह हैं, इन ग्रहों के उपग्रह हैं और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, उल्का पिंड, ये सभी को जब मिला देते हैं तो ये बन जाता है सौरमंडल। तो सौरमंडल समझ गए, सोलर सिस्टम समझ गए। अब आते हैं देखिए दोस्तों, सौरमंडल को ही सौर परिवार भी कहा जाता है। सौर परिवार किस लिए कहते हैं, क्यों कहते हैं इसे सौर परिवार? सौर परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि सौर परिवार का जो मुखिया है वह सूर्य है, इसलिए सौरमंडल को सौर परिवार भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। तो सूर्य की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो सूर्य के 3 परत होते हैं। एक होता है आंतरिक, एक होता है विकिरण मंडल, एक होता है संवहन मंडल। आंतरिक में होते हैं, आंतरिक वाले भाग को कोर कहते हैं। आंतरिक वाला जो भाग है उसे कोर कहते हैं। इसमें संलयन होता है। संलयन जो है दोस्तों, संलयन किसमें होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। ठीक है, पहले यानी आंतरिक वाले भाग में, कोर में। इसके बाद आता है विकिरण मंडल। विकिरण मंडल में क्या है? गामा और यक्स फोटॉन निकलता है। संवहन मंडल की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन का सेल बनता है। आइए फिगर से समझते हैं। यहाँ पर आपके सामने फिगर है। देखिए, यहाँ पर ये फिगर आप देख पा रहे हैं, यह भाग कोर है। ठीक है, इस भाग को कोर कहते हैं और यह विकिरण है, इस भाग को संवहन मंडल कहते हैं। ठीक, और ये जो सेल आप देख पा रहे हैं यह सेल हाइड्रोजन का बना हुआ है, यही सेल है। ठीक, यह हाइड्रोजन का सेल बना हुआ है। अब बात समझते हैं इसमें हम लोग आगे। देखिए, कोर जो भाग है इसमें ऊर्जा का निर्माण ज़्यादा होता है। ऊर्जा का निर्माण ज़्यादा होता है। तो ऊर्जा का ज़्यादा निर्माण, जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं और खाना खा रहे हैं, खूब ज़्यादा खाना खा लिए हैं, तो खाना जब ज़्यादा खा लेंगे, आवश्यकता से ज़्यादा खा लेंगे तो वो कर देंगे, उल्टी कर देंगे। तो इसके अंदर, कोर के अंदर खूब ज़्यादा ऊर्जा बन जाता है। ज़्यादा ऊर्जा बन जाएगा तो ऊर्जा अपने पास थोड़ी रख पाएगा, ऊर्जा अपने पास रख नहीं पाएगा, तो ऊर्जा को बाहर निकाल देगा। तो ऊर्जा बाहर कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है। देखिए, यहाँ से ऊर्जा ऐसे, यहाँ से ये जो सेल है उसके माध्यम से ऊर्जा बाहर निकल जाती है और जब बाहर निकलेगी तो ज्वाला के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है। ठीक, कुछ ऊर्जा बाहर निकल जाती है, ऐसे सीधे चली जाती है, और कुछ ऊर्जा जो है वह सीधे मुड़कर ऐसे फिर वापस चल जाती है। ठीक, वापस चल जाती है। तो देखिए, अब क्या है, जो ऊर्जा सीधे चली गई, जो ऊर्जा सीधे चली जाती है, ऐसे आगे बढ़ जा रही है ऊर्जा, उस ऊर्जा को सौर ज्वाला कहते हैं। ऊर्जा ज्वाला के रूप में निकलती है। जो ज्वाला आगे सीधे ऐसे जा रही है इसे सौर ज्वाला कहते हैं। ठीक, और जो ज्वाला पीछे मुड़ के फिर पुनः ऐसे मुड़ के वापस चली जाती है इसे सौर कलन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई खेल खेलने जा रहे हैं, ठीक, और कोई किसी से कहीं चले खेल खेला जाए, लेकिन उसने कहा कि हमें नहीं पता, तो कहते हैं नहीं कि आपका इधर तुम्हारा जो है, इधर तुम्हारा यहाँ आना ही कलंक है। ठीक, धरती पर आना ही कलंक है। तो ऐसे कहते हैं, मतलब यही समझिए कि कलंक मतलब जो उससे पीछे हट जाता है वो कलंक होता है। ठीक, तो सौर ज्वाला की अगर बात करें दोस्तों, सौर ज्वाला क्या है? इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और सौर कलंक का तापमान 1500 से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक,
अब देखिए इसमें आगे समझते हैं सौर ज्वाला के बारे में बात करें हम लोग। सौर ज्वाला ये अपनी पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी है। यहाँ से सौर ज्वाला पृथ्वी, जो पृथ्वी अपनी है, यह पृथ्वी सौर ज्वाला को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। तो जब आकर्षित करती है तो कुछ ज्वाला जो है सीधे, कुछ ज्वाला सीधे ऐसे निकल जाते हैं, ऐसे निकल जाते हैं, यहाँ पर ऐसे निकल जाएंगे। तो जब इस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर से निकलते हैं तो इसे अरोरा बोरियोलिस कहते हैं, ठीक। और कुछ ज्वाला ऐसे नीचे की ओर ऐसे नीचे से निकल जाते हैं तो इसे अरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गया होगा। देखिए पृथ्वी, जो पृथ्वी के वायुमंडल और अरोरा में रगड़ होती है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है, बाहरी वायुमंडल है, और अरोरा, जो अरोरा यह आ रहा है, इसमें रगड़ होती है। रगड़ होती है तो रगड़ होने से आवाज़ उत्पन्न होता है। जैसे दो चीज़ आप रगड़ते हैं तो आवाज़ उत्पन्न होती है। जैसे दो पत्थर लीजिए, रगड़िए तो आवाज़ उत्पन्न होगा, चिंगारी फेंकेगा और उष्मा उत्पन्न होता है। तो उष्मा से मतलब नहीं है, यहाँ पर जो आवाज़ उत्पन्न होगी उसी आवाज़ को कहते हैं भिस्लर। क्या कहते हैं? भिस्लर कहते हैं। इस बात में कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। सौर कलंक चक्रण की बात करेंगे अगर हम लोग, तो सौर कलंक चक्रण क्या है? सूरज के विषुवत रेखा से, यहाँ पर समझिए, यह है, यहाँ पर ये सूर्य का जो है भाग है, ठीक, सूर्य का भाग है। तो सूर्य ये जो है ये विषुवत रेखा है। यहाँ विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, ठीक, 0 डिग्री कोण है। 0 डिग्री से यहाँ पर 40 डिग्री कहीं पर, यहाँ पर मान लेते हैं हम 40 डिग्री का कोण है। तो 0 डिग्री से 40 डिग्री तक चक्कर को सौर कलंक कहते हैं। मान लीजिए 0 डिग्री से कोई आदमी यहाँ चला फिर वापस आ गया तो एक चक्कर हो गया, तो इसी चक्कर को कहते हैं सौर कलंक चक्रण कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, जाने में लगता है समय 5.5 वर्ष और आने में भी समय लगता है कितना, 5.5 वर्ष। तो एक चक्कर में कितना समय लग गया, कुल 11 वर्ष, ठीक है। तो सौर कलंक चक्रण में कितने समय लगते हैं, 11 वर्ष लगता है। सोलर इवेंट क्या होता है? 100 चक्कर अगर मार दिया तो उसे कहते हैं सोलर इवेंट। 100 चक्कर अगर मार दिया तो इसे सोलर इवेंट कहते हैं। तो एक सोलर इवेंट में कितना हो जाएगा, एक चक्कर में 11 वर्ष, 100 चक्कर में 1100 वर्ष, यानी 1100 साल लगता है, ठीक। चलिए फिर आगे समझते हैं, इसमें आगे समझते हैं। सौर कलंक विषुवत रेखा के पास बड़ा बनता है और 40 डिग्री के पास छोटा बनता है, यानी यहाँ पर बड़ा बनेगा और यहाँ पर छोटा बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सूर्य के बाहरी भाग का। सूर्य के बाहरी भाग ये 3 भाग होते हैं। सूर्य के बाहरी भाग में 3 भाग होते हैं। पहले को कहते हैं कोरोना, जिसे किरीट या मुकुट भी कहते हैं। इसका तापमान होता है 27 लाख डिग्री सेल्सियस। इसके बाद दूसरा जो भाग है इसको कहते हैं क्रोमोस्फेयर या वायुमंडल कहते हैं। इसका तापमान 32,000 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा जो भाग है वह फोटोस्फेयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से फिगर से समझिए। इस भाग को कोरोना कहते हैं, ठीक, और इस भाग को कहते हैं क्रोमोस्फेयर कहते हैं, और इसे फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल कहते हैं। आगे समझिए। सूर्य का व्यास होता है पृथ्वी का 109 गुना, ठीक, और द्रव्यमान पृथ्वी का 3,32,000 किलोग्राम गुना होता है, और इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 28 गुना होता है, और घनत्व पृथ्वी का 20 गुना होता है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा कितनी होती है? तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा 10 पर 26 घात जूल प्रति सेकेंड होता है, और इसका घूर्णन पश्चिम से पूरब की ओर होती है। सूर्य का विषुवत रेखीय भाग एक चक्कर पूरा करने में 25 दिन लगता है, और बाहरी भाग को पूरा करने में 31 दिन का समय लगता है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग ग्रहों की। ग्रह कितने हैं अभी हम लोग समझते हैं कि ग्रह किसे कहेंगे, ग्रह कहने का कारण क्या है। देखिए ग्रहों की कोई ऊष्मा नहीं होती है, इस बात को याद रखेंगे आप लोग, और ग्रहों का कोई प्रकाश भी नहीं होता है, इसे भी याद रखेंगे। ग्रह का ना तो कोई प्रकाश होती है और ग्रह का ना तो कोई ऊष्मा होती है, ठीक। देखिए जितने ग्रह हैं सभी तारा यानी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक, और आकार में बड़े होते हैं और अपने किसी कक्षा को यह काटते नहीं हैं।
तो ये सब ग्रह होते हैं। अब फिगर से समझेंगे। यहाँ पर देखिए, यह है सूर्य, ये क्या है? सूर्य। सूर्य जितने भी यहाँ पर ग्रह देख रहे हैं, ये सब ग्रह हैं, सभी के सभी क्या हैं? ग्रह हैं। और सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, एक दूसरे को काटते नहीं हैं, और सभी के सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सूर्य है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, यहाँ शुक्र है, उस पर पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण, वरुण, और एक ग्रह आप देख पा रहे हैं जिसका नाम है प्लूटो यानी यम। ठीक, प्लूटो यानी यम। प्लूटो क्या है? यह एक ग्रह था, पहले ग्रह था, लेकिन इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। देखिए, इसका खोज हुआ था 18 फरवरी 1930 में, प्लूटो यानी यम का खोज हुआ था, और इसे हटाया गया 2006 में। हटाया क्यों गया? क्योंकि ये जो प्लूटो है यह चंद्रमा से भी छोटा था, इसलिए इसे ग्रह की दर्जा से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, सूर्य से यानी हमें प्लूटो को नहीं पढ़ना है। ठीक, हमें केवल 8 ही ग्रहों को पढ़ना है। कौन कौन? देखिए, इसको हम 2 श्रेणी में पढ़ लेते हैं, 4 एक बार, 4 एक बार। याद करने का तरीका क्या हो जाएगा? 4 को पहले याद करिए और 4 को बाद में याद करिए। यहाँ से याद करेंगे सबसे पहले सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की संख्या याद रखेंगे। पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, ऐसे ही आप याद रखेंगे। देखिए, यहाँ पर आप जो सफ़ेद सफ़ेद देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं जो बना रहा हूँ, यह है क्षुद्र ग्रह, इसे कहते हैं क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? मंगल यानी मार्स और बृहस्पति यानी जुपिटर। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एक एक ग्रह को पढ़ेंगे। सबसे पहले बुध ग्रह की बात करें, यानी मरकरी की बात करते हैं। तो सबसे छोटा ग्रह मरकरी है। अच्छा, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह भी बुध यानी मरकरी है। ठीक, सबसे छोटा ग्रह बुध है। यहाँ सबसे ज़्यादा तापमान में अंतर होता है। यहाँ दिन में होता है तापमान 480 डिग्री सेल्सियस और रात में माइनस में चले जाता है, यानी -120 डिग्री सेल्सियस। इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाई जाती है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ पर आप समझिए, उपग्रह नहीं होने का मतलब, अगर इसके पास उपग्रह होगा तो सूर्य की इतना उष्मा है, इतना ज़्यादा इसका तापमान है, इसको जलाकर भस्म कर देगा। तो जितने भी सूर्य के नज़दीक हैं, यानी बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शुक्र यानी वीनस का। सबसे ज़्यादा गर्म शुक्र ग्रह, गर्म होने का कारण कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सबसे ज़्यादा चमकीला शुक्र ग्रह, सांझ या भोर का तारा भी शुक्र ग्रह, पृथ्वी की जुड़ा बहन भी शुक्र ग्रह, और इसका भी कोई ग्रह नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों मंगल ग्रह यानी मार्स ग्रह की बात करते हैं। ठीक, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह क्यों कहते हैं? यहाँ पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए इसे मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। इस पर पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। जैसे पृथ्वी पर 2 ध्रुव हैं, वैसे ही मंगल ग्रह पर भी 2 ध्रुव हैं। एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेता है। और उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं। 2 ग्रह याद रखेंगे मंगल ग्रह के, फोबोस और डीमोस। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूरा करता है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, तो क्या बताएंगे? डीमोस। डीमोस किसका उपग्रह है? मंगल ग्रह का उपग्रह है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह की। बृहस्पति यह है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी बृहस्पति है। इसे वैक्यूम क्लीनर ग्रह भी कहते हैं। इसके जो उपग्रह हैं वह 79 हैं, यानी 79 टोटल उपग्रह हैं, लेकिन सभी का मान्यता नहीं है। मान्यता किसका है? केवल सिर्फ 16 का। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानमीड है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानमीड, जो कि किसका उपग्रह है? जुपिटर यानी बृहस्पति का उपग्रह है। और सबसे छोटा है डीमोस, जो कि मंगल ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, आगे बढ़िए। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों शनि ग्रह का, जिसे सैटर्न कहते हैं। शनि ग्रह यानी सैटर्न, इसके चारों ओर वलय होता है। ठीक, वलय का मतलब होता है छल्ला, ऐसे वलय होते हैं। ठीक, ऐसे यह सब वलय है। तो शनि ग्रह है, इसके चारों ओर क्या है? वलय हैं। इसका घनत्व होता है सबसे कम। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है तो टाइटन याद रखेंगे। टाइटन जो है शनि ग्रह का उपग्रह है और यह सबसे बड़ा शनि ग्रह का उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम लोग अरुण ग्रह यानी यूरेनस की।
अरुण ग्रह यानी यूरेनस। ठीक, यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। खोज किया था विलियम हर्शेल ने। इसके चारों ओर 5 वलय पाए जाते हैं। वलय का मतलब यही छल्ला 5 पाया जाता है। ठीक, अरुण ग्रह के किनारे किनारे ऐसे 5 वलय पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम से पश्चिम की ओर होता है और सूर्यास्त होता है पूरब की ओर। इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इस पर मीथेन गैस पाई जाती है और इसे आधुनिक ग्रह भी कहते हैं। और सबसे छोटा उपग्रह टाइटेनिया है, जो कि किसका उपग्रह है? अरुण ग्रह का है। ठीक, अरुण ग्रह का सबसे छोटा उपग्रह टाइटेनिया है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ इतनी बात आप समझ गए होंगे। एक बात आप लोग याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो उपग्रहों की संख्या दोस्तों, सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या वो है शनि का। कितने हैं? 82 हैं। ठीक है, 82 उपग्रह शनि के हैं। सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह शनि है, 82 उपग्रह हैं। एक बात आप लोग याद रखेंगे कि शुक्र हुआ, 2 ग्रह को नाम याद रखेंगे, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण यह 2 ऐसे ग्रह हैं जो घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं सभी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। ठीक, तो 2 ग्रह ऐसे हैं शुक्र और अरुण जो कि घड़ी के सुई की दिशा में घूमते हैं। बाकी सभी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमते हैं। आशा करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे अगले वीडियो में हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे और चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।